हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने पिछले वीडियो के एंड में कराया था, ठीक है ना। तो क्या है, द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। जो बेस बी सी है किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी का, वो किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 0,-3, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बी सी है ना, बी सी बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और बी सी बेस है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बी सी क्या है, बेस है, ये क्या है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे सीधा है, ठीक है ना। तो बी सी ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसा है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,-3 है, ठीक है, 0,-3 है, ठीक है। तो ये ओरिजिन होता है, पता है 0,0 होता है। अब एक्स में चलना है 0, तो एक्स में हम चले 0, कुछ नहीं चले, और वाई में चलना है -3 यानी कि नीचे, मतलब ये वाला है हमारा, ठीक है। कौन सा, ये वाला है, सी नीचे है, ठीक है ना। तो ये सी इधर है 0,-3, ठीक है। द ऑरिजिन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो ऑरिजिन है वो मिड पॉइंट है बेस का, ठीक है। यानी कि ये ऑरिजिन है, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऑरिजिन कहाँ आ रहा है, ऑरिजिन कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको, ये ऑरिजिन आपका मिड पॉइंट है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने, ठीक है। तो ऑरिजिन मिड पॉइंट है, बी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। और कहीं ए पॉइंट, अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर से वही चीज़ होगी, जो एक्स एक्सिस है ना वो ए से होकर निकलेगी, ठीक है ना। हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या, तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो क्या होता है, मैं आपको खास ऐसा क्यों होता है, पिछले क्वेश्चन में आपको थोड़ा, पिछले वीडियो के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें बताना भूल गया था मैं आपको। उसमें ऐसा इसलिए होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अब देखो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये खासियत होती है, क्या खासियत होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि उसके मीडियन और एल्टीट्यूड, ठीक है ना, मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सब जो हैं कंबाइंडली सब एक दूसरे पे क्या करते हैं, सब एक ही होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि मेरा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैंने क्या बनाया, ए बी सी मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लो, तो मैंने इसका पहले तो मीडियन बना दिया, ए से मीडियन खींच दिया बी सी के ऊपर। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होता है, जो बी सी का मिड पॉइंट होगा उसको मैंने ए से मिला दिया, ठीक है। मतलब ये दोनों बी सी, बी पी पी सी के बराबर होगा, और ए पी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो ए पी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। ए पी हमारा मीडियन हो गया। अब तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए पी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या, देखो अब अगर मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बनाऊं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल ना बनाऊं, मान लो इस टाइप का कोई ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, इस टाइप का बना लूँ, ठीक है। अब इसके अंदर, या फिर थोड़ा ऐसा बना लो आप, इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये बना लो, चलो ये मेरा, अब ये ट्रायंगल मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साफ दिख नहीं है, साफ दिख रहा है, क्यों, इसकी तीनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, मीडियन बनाऊँ। अब मीडियन क्या होगा, यहाँ कहीं इस तरीके से टेढ़ा होगा, बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, और उसको फिर मैं क्या कर दूंगा, ए पी को मिला दूंगा, तो ये हमारा क्या बन गया, मीडियन बन गया। तो इसमें भी ए पी मीडियन है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, एल्टीट्यूड बनाऊँ। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बनाऊँ, परपेंडिकुलर, ए से मैं परपेंडिकुलर बनाऊँ, ठीक है। मतलब पॉइंट ए से मैं परपेंडिकुलर डालूँ बी सी पे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर उस, जैसे ये एक लाइन है हमारी, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, जो इस लाइन के 90 डिग्री पे होगी, ठीक है ना। तो मुझे बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसके क्या है, अब ये बी सी लाइन सेगमेंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा बी सी लाइन सेगमेंट है,
ठीक है, ये कुछ नहीं है आगे, BC यहाँ तक है। तो अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर बनाने हो तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी लाइन जो इसके 90 डिग्री पे हो BC के, वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इसकी। तो बहुत सारी लाइन हो जाएंगी ऐसे, तो ये भी लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा परपेंडिकुलर बनाना हो जो किसी पॉइंट A से गुजरे, तो वो कैसे बनाना पड़ेगा, कोई पॉइंट A यहाँ पे होगा तो वो केवल A से गुजर रहा, तो वो एक ही होगी हमारी। समझ में आ रही बात। देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई भी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया जैसे BC, इससे गुजरने वाली हर लाइन जो कि 90 डिग्री पे है, उन सबको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर तो मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं हम इस तरीके से। लेकिन एक ऐसा परपेंडिकुलर जो केवल पॉइंट A से गुजरे, तो मान लो A पॉइंट यहाँ पे है, तो वो केवल एक ही होगा, वो केवल एक ही होगा। ठीक है, तो मुझे अगर ऐसा परपेंडिकुलर बनाना हो जो BC पे गिरे और A से होके गुजरे, तो वो कितना, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, देखो ये AP हमारा मीडियन हो गया और इसको मैंने मान लिया AD मान लिया। AD मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर जो कि A से होके गुजर रहा है। ठीक है, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है ना, एल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर जो A से होकर गुजर रहा है और BC पे गिर रहा है, उसको हम, वो हो गया AD हो गया, वो क्या हो गया, AD हो गया। ठीक है, तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अब इसमें क्या है, AP अलग है, AD अलग है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ये खासियत होती है कि इसके अंदर ये जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर, जो पॉइंट सामने वाली अपोजिट वर्टेक्स BC की कौन सी है, ये BC है, इसकी अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, A। ठीक है ना, अपोजिट मतलब दूसरी तरफ, तो BC की दूसरी तरफ कौन सी वर्टेक्स है, A। तो जो अपोजिट वर्टेक्स, किससे, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिरता है साइड पे, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इसमें तो क्या है, मीडियन अलग है, और अब देखो इसमें क्या है, एल्टीट्यूड क्या हो गया, AD हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या हो गया, मीडियन और एल्टीट्यूड अलग अलग हो गए। लेकिन अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है कि इसके अंदर मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर मैंने AP अगर मीडियन बनाया, तो AP मेरा मीडियन भी हो जाएगा और AP मेरा एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, AP मेरा एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री पे भी काटेगा। ठीक है, दोनों सेम चीज़ हो जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक चीज़ और होती है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वो होता है, जैसे मैंने A से कोई इस तरीके से लाइन खींची कि वो एंगल A को दो हिस्सों में बांट रही है बराबर। ठीक है, जैसे ये हमारा एंगल A है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये ट्रायंगल इस तरीके से कुछ हमारा। ठीक है, अब मुझे एंगल A से कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी कि एंगल A को दो हिस्सों में बांट दे। तो कुछ इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि ABCD। तो एंगल DAC बराबर हो गया एंगल DAB के। ठीक है, तो ये होता है हमारा AD क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें हम कोई एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो AP इसको मान लिया M, तो AM क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो भी यही होता है, मीडियन। ठीक है ना, तो इसमें AP क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मतलब सब एक ही, मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर एक ही चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, एक तो इस मतलब ये वाली जो AP लाइन है, ये एंगल A को भी दो हिस्सों में बराबर बांटेगी। ठीक है, अगर एंगल A 60 डिग्री का है, एंगल A, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसको और याद रखना। ठीक है ना, तो हर एंगल, क्योंकि तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री का होगा और ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पे। मैंने सवाल में क्या कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स डैश लिख लो इसको, और इसको लिख लो आप वाई डैश, ऊपर होता है वाई। तो ये ओरिजिन है O। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, या इस ओरिजिन को कुछ देर के लिए P मान लो। ठीक है ना, P मानना सही रहेगा, क्योंकि O से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं 0 लिखा है कि O लिखा है। ठीक है ना, P मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि ये जो समझना ज़रूरी है कि ये एक्स डैश, ठीक है ना, कि ये पॉइंट A जो है,
ये हमारी एक्स एक्सिस जो है ये पॉइंट ए से होके क्यों निकल रही है, ठीक है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता था, उसने क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा ये कि पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस तरीके से हमारी लाइन होती, ये हमारा ये बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है, ए कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, क्या दिक्कत है, ये हमारी एक्स एक्सिस जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता था। तो ऐसा होता अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ना होता, लेकिन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल। तो मैंने आपको समझाया। अब देखो पी क्या है, पी या फिर ओरिजिन ओ, वैसे ओरिजिन को ओ नाम से ही दर्शाया जाता है अक्सर, ठीक है ना। मैंने पी लिख लिया है, ठीक है ना। आप चाहो तो ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। पी इसे लिख लिया कि आगे कन्फ्यूजन रहता है कि जीरो लिखा है कि ओ लिखा है, समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखो अब जो पी जो है हमारा ओरिजिन है और जो कि बी और सी का क्या है, सेंटर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। मतलब पी क्या है, सेंटर में है बी और सी के, ठीक है। अब जब पी सेंटर में है तो इसका मतलब ए पी क्या हो गया, ए पी मीडियन हो गया। ए पी क्या हो गया, ए पी मीडियन हो गया ना। ए पी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अभी मैंने आपको समझाया कि मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर दोनों तीनों सेम होते हैं, ठीक है। तीनों सेम होते हैं और हमें ये भी पता है कि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, हमको तो ये बात भी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी अगर अब ए पी अगर हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया और एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना। तो देखो ए, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, तो ए पी देखो ऐसे समझ में आएगा। ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो अब ए पी मेरा क्या हो गया, ये बात तो पक्की, ए पी मीडियन हो गया क्योंकि दे रखा है कि पी जो है मिड पॉइंट है, जो ओरिजिन है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए पी हमारा मीडियन हो गया, ए पी हमारा क्या होगा, मीडियन। लेकिन साथ में ये भी दे रखा है कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ए पी जो है वो इसको 90 डिग्री पे काटेगा। ये ए पी 90, यानी ए पी क्या हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया, ए पी एल्टीट्यूड भी हो गया, ठीक है। अब ए पी एल्टीट्यूड हो गया यानी ए पी इसको 90 डिग्री पे काटेगा, यानी एंगल ए पी सी ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है वो वाई को वो भी किस में काटती है, वो भी किस में काटती है, 90 डिग्री पे काटनी है, यानी कि एक्स पी और सी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट, मतलब इसको मैंने पॉइंट की तरह मान लिया, एक्स मतलब ये वाला एंगल भी क्या 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल, तो ऐसा हो सकता है कि ये 90 डिग्री का और ये भी, इसका मतलब ए पॉइंट इसके ऊपर ही है, तभी तो ऐसा होगा भाई। ए पी सी 90 डिग्री का तभी हो पाएगा जब ए पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और एल्टीट्यूड जो है वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं पिछले ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पिछले वीडियो के जो इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था लास्ट में, उसमें थोड़ा बताना भूल गया था। उसमें क्या था, उसमें बस थोड़ा उल्टा था। उसमें आपका ये दे रखा था कि जो बी सी पॉइंट है, बी सी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ए कहीं यहाँ आ रहा था, उसमें कुछ इस टाइप के सा था, ये बी सी इस टाइप का था, तो ए आपका यहाँ आ रहा था, ए आपका यहाँ आ रहा था, और ए बी सी उसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, ठीक है। तो इस चीज़ को ये थोड़ा समझना जरूरी था कि ए आपका यहीं क्यों लाई कर रहा है। ए मैं यहाँ पे ही बना सकता था, ए यहाँ पे ही बना सकता था, लेकिन ए मैंने एक्स एक्सिस पे ही क्यों बनाया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि ए कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, ए यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ए को बनाया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए पी मीडियन हो गया, तो ए पी ही एल्टीट्यूड होगा, और एल्टीट्यूड तभी हो सकता है जब वो 90 डिग्री पे काटे, और 90 डिग्री पे तभी काटेगा जब वो एक्स एक्सिस पे आएगा पॉइंट ए, ठीक है ना। बाकी अब इस सवाल में कुछ है, उसी सब जैसे पिछले वाला सवाल किया था हमने, उसी की तरह है ये। हमें क्या पता लगाना है, बी और ए के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। और एक और अच्छा सवाल है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एक और डी कोऑर्डिनेट पता लगाओ इस तरीके से कि ए बी सी डी मिलके क्या बन जाए, एक रोम्बस बन जाए। क्या बन जाए, एक रोम्बस बन जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बाद में करेंगे। तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लेते हैं। बी और ए के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक चूँकि हमारा एक्स एक्सिस पे है तो इसका क्या जीरो होगा, इसका वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने एच कॉमा जीरो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स को। क्यों, क्योंकि एक्स में कुछ होगा तो जो एक्स में जो भी कुछ होगा उसको मैंने एच मान लिया, और वाई में तो ज़ीरो है ही, साफ दिख रहा है। और ऐसे ही ये क्या होगा, ये एक्स में ज़ीरो होगा और वाई में कुछ होगा, उसको मैंने के मान लिया, ठीक है। तो 0 कॉमा के और एच कॉमा ज़ीरो, एच कॉमा ज़ीरो और 0 कॉमा के, ठीक है। तो सिंपल है, पी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी ओरिजिन है, ठीक है ना।
P ओरिजिन है तो P के मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 हो गए, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। तो अब P मिड पॉइंट है तो इससे हम K के कोऑर्डिनेट आराम से पता लगा लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला को लगा लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला को पता लगा के, ठीक है ना। तो ये 0 यानी कि P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। देखिए उससे पहले जो हमने माना है वो लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या माना है, P माना है एक तो ओरिजिन को, ठीक है, और B और C के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, B का कोऑर्डिनेट 0,K माना है और A का कोऑर्डिनेट क्या माना है, H,0 माना है, ठीक है। तो इनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लेट P 0,0 बी द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन को अक्सर ओ ही मानते हैं, लेकिन मैंने इसमें केवल P मान लिया है। इसका मतलब नहीं कि आगे आपको जो है ओरिजिन को ओ ही मानने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। लेट P बी द ओरिजिन एंड B 0,K एड C 0,-3 बी द वर्टिसेस ऑफ बी द अदर वर्टिसेस, दूसरी जो वर्टिसेस हैं जो देनी रखी हैं, अदर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब P क्या है, मिड पॉइंट है, तो सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा हमारा, जो P है, P का क्या y कोऑर्डिनेट लेते हैं क्योंकि हमें K पता लगाना है, क्योंकि K क्या है, K भी y कोऑर्डिनेट है, तो बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा हमारा, K +-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या है 0, K -3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब K -3 = 0 यानी कि K = 3, ठीक है। ये तो आपकी K की वैल्यू निकल गई, तो K की वैल्यू निकल गई तो इसका मतलब B कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट्स B पॉइंट के क्या है, ऑफ पॉइंट B कितने हो जाएंगे, B 0,3 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, H,0 इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, तो इसको पता लगाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। B की A से जो डिस्टेंस है यानी कि AB वो किसके बराबर होगी, BC के, क्योंकि ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू क्या होगी, BC होगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, तीनों साइड इक्वल बराबर होंगी। इसका मतलब हमने क्या ले लिया, अब हमारे जो काम किए केवल AB वो किसके बराबर ले ली, हमने BC के बराबर ले ली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ बना लेता हूँ, थोड़े आप क्या कहते हैं बार बार पेज ना पलटना पड़े, इसलिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। 0,3 है B, C हमारा 0,-3 है और A हमारा क्या था, A था H,0, ठीक है। A है हमारा H,0, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, या फिर एक काम कर लो, स्क्वायर रूट तो हटाना ही है, तो AB दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं पहले से, यानी कि AB स्क्वायर हमारा किसके, BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। अब AB कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लिखेंगे, बस जो डिस्टेंस फार्मूला है वही लिख लेंगे, बस स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 0 - h का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, BC कितना हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 3 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 0 स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसका मतलब h स्क्वायर मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 36 में से 9 गए
तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 27, ठीक है। यानी कि एच मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा √27, √27 होता है 9 3 27, तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए, ए एच के आ गए 3√3, 0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट ये आ गए। छोटी सी गलती हो गई, जब मैंने ये स्क्वायर को उधर लेके जाते तो प्लस माइनस हो जाता है इधर, ठीक है। तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √3, तो ए के 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, या फिर ए -3√3, 0, ठीक है। तो एक अब सवाल का दूसरा पार्ट देखते हैं। और ए की हमारी 2 वैल्यू आ गई 3√3, 0 और -3√3, 0। और सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब एक डी पॉइंट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाओ इस तरीके से कि ए बी सी डी क्या बन जाए, एक रोम्बस बन जाए, ठीक है। अब भाई ए की तो 2 वैल्यू निकल के आई है हमारी, तो फिर अब ए की कौन सी वैल्यू लें हम, तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला केस बनाएंगे क्या, पहले केस बनाएंगे ये केस नंबर 1, जिसमें हम ए की वैल्यू लेंगे 3√3, 0, ठीक है। तो ले लेते हैं केस 1। केस नंबर 1 क्या, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या हो गई, ए 3√3, 0। अगर ए हमने ये ले लिया, ठीक है, तो क्या क्या रोम्बस बन जाएगा हमारा, रोम्बस कुछ ऐसा बन जाएगा। और रोम्बस को पूरा उस पर ग्राफ पेपर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ग्राफ जो हमने पीछे बनाया था ना, ग्राफ एक्स और वाई एक्सेस बनाई थी, उस पर बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने ए बी सी ये डी आ गया, ठीक है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, 3√3, 0 ले रहे हैं इस वाले पहले वाले केस में हम, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 0,3, सी के कोऑर्डिनेट क्या थे 0,-3, डी के कोऑर्डिनेट हमें कुछ पता लगाने हैं, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, मान लो कुछ मान लेते हैं, जैसे P, Q या X, Y कुछ मान लो, ठीक है। पता कैसे लगाएंगे, मेन चीज़ वो है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि रोम्बस के जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। जो रोम्बस होते हैं ना, ये इसके जो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्टर नहीं डायगोनल्स, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मतलब BD और AC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। यानी कि ये पॉइंट अगर हमारा कुछ आ गया, इसको कह लो कुछ M कह लो इस पॉइंट को, तो ये M पॉइंट है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, किसके, AC के भी बीचों बीच में, A और AC के बिल्कुल बीचों बीच में M पॉइंट है, और M पॉइंट BD के भी, दोनों BD के भी बीचों बीच में है। तो M पॉइंट के X और Y कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो पता लगा लेते हैं। तो लिख देते हैं पहले, सिंस डायगोनल्स ऑफ, नहीं ये मत लिखो, लेट, क्या लेट लिखो, M मान लिया हमने पॉइंट, लेट M बी द पॉइंट, M बी द पॉइंट वेयर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। M हमने क्या पॉइंट मान लिया जहाँ पे उसके जो रोम्बस ABCD के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। M वो पॉइंट हो गया। अब M के X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो X कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा, X कोऑर्डिनेट, अच्छा किससे निकालेंगे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेते हैं, बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या, X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट M का X कोऑर्डिनेट 0 + 3√3 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा, यानी कि 3√3/2 हो जाएगा। Y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे किसका, ऑफ पॉइंट M क्या हो जाएगा हमारा 0 + -3 डिवाइड बाई 2 यानी कि -3/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे M के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स
ऑफ पॉइंट एम कितने हो जाएंगे 3√3 अपॉन 2 और -3 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये डी है हमारा पॉइंट, ये पता लगाना है। ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या निकल आए, इनको लिख दो यहीं पे, 3√3 छोटा सा लिख दो और -3 अपॉन 2। अब डी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ एक्स और वाई मान लेते हैं, तो लेट डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी कितने हो गए, डी एक्स कॉमा वाई मान लिया हमने। ठीक है, फिर से वही लगा देंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, ऑफ पॉइंट एम कितना हो जाएगा। अब बी डी को कंसीडर करेंगे, किसको करेंगे, बी डी को कंसीडर करेंगे। तो जब लाइन बी डी को जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एम का 0 + x / 2, और वैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकल के क्या आया हमारा 3√3 अपॉन 2 निकल के आया है, और 0 + x अपॉन 2 क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x मेरा क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। ठीक है, और क्या पता लगाना है, वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे पॉइंट एम का, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम वो कितना हो जाएगा, फिर से बी डी को कंसीडर करेंगे तो y + 3 / 2। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट वैसे निकल के क्या है हमारा पॉइंट एम का, उसकी वैल्यू रख देंगे -3 अपॉन 2 इक्वल टू y + 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा y + 3 आ जाएगा -3 के बराबर, यानी कि हमारा y निकल के आ जाएगा यहाँ से -3 तो आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आ गए, डी एक्स आ गया हमारा क्या 3√3 -6 आ गया। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। इसी तरीके से आप बिल्कुल दूसरा केस ले लेंगे, तो केस 2 क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे खींच दी। केस 2 क्या हो जाएगा, जैसे केस 1 बनाया था हमने, जैसे केस 1 बनाया था वैसे ही केस 2 बना लेंगे। तो केस 1 में क्या लिखा था हमने, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, अब यहाँ हो जाएगा -3√3, 0। ठीक है, और फिर से एक रोम्बस बना लेंगे। अब पहले हमने एम पॉइंट माना था उसका बीच का, तो कुछ और मान लेना, जी मान लेना, एच कैपिटल एच मान लेना, ठीक है ना, एफ मान लेना, कुछ ही मान लेना। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप अपने डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिगर क्या बन जाएगा इसमें, देखो रोम्बस जैसा दिखना भी चाहिए थोड़ा। ठीक है, ये ए हो गया, ये -3√3, 0 हो जाएगा, बी तो वही रहेगा 0,3। ठीक है, सी भी वही रहेगा 0, -3। ठीक है, डी कुछ मान लेंगे फिर से। अब पहले वाले में x, y मान लिया, तो इसमें कुछ और मान लो, इसमें मान लो x1, y1 मान लो। ठीक है, x1, y1 मान लो। ठीक है, और ए सी पहले वाले केस में, और हमने क्या माना था कि ए सी और बी डी किस पे काट रहे हैं, किसी एम पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसमें एफ पॉइंट मान लो। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पहला वाला केस आपने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इस वाले आपके केस में क्या आ जाएंगे, आपके निकल के आ जाएंगे डी -3√3, -6, ये आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले केस में ये निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो भी हमसे आंसर पूछा गया था तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों को जो हमारा आंसर पूछा गया था वो एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया था, ए और बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता लगाओ और डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट पता लगाओ जो कि एक रोम्बस बना रहा है। ठीक है ना, तो हैंस लिख लो या फिर लिख लो आंसर लिख लो, ऐसे लिख लो। आंसर हमारा क्या आ गया, देखो तीन आएंगे। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू क्या लें, देखो आंसर लिखने का तरीका देखो आप, अगर मैं ए की वैल्यू क्या लेता हूँ 3√3, 0 लेता हूँ, थी ना, यही थी ना, हाँ। देखो
इस फिगर को देख के आंसर लिख लेंगे। अगर 3√3, 0 तो बी, और बी की वैल्यू 0,3 थी और सी की वैल्यू 0, सी तो खैर दे ही रखा था, तो डी की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू ये ली, तो बी की वैल्यू हमारी आई 0,3 और डी की वैल्यू हमारी निकल के आई 3√3, -6, 3√3, -6। ठीक है, आंसर नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो लैंग्वेज समझ नहीं आई थी इसलिए मैंने आंसर लिख दिया। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी डी एंड डी, एंड कर देना, एंड डी आर, ठीक है, आर ए 3.3, 0 बी 0,3, ए और बी और डी के भी तो कोऑर्डिनेट पता लगाए थे क्वेश्चन में, बी 0 एंड 3, एक तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, और या फिर क्या हो जाएंगे, ए अगर हमने 3√3, 0 ले लिया, बी तो वही आया था 0,3, बी तो वही है, और तो डी हमारा आ जाएगा -3√3, -6। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, थोड़ी सी कटिंग हो गई इसके लिए सॉरी। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर ये और ये। ठीक है, या तो ये वैल्यूज आएंगी या फिर ये, मतलब बी की वैल्यू तो सेम रहेंगी, ए और डी की वैल्यू बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, आप इसको चाहो तो दोबारा खुद करने की कोशिश कर सकते हो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाया, और अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोग के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।